भारतीय काव्य शास्त्र का विकास। इसमें हम लोग जानेंगे भारतीय काव्य शास्त्र का विकास कैसे हुआ था और इनके कौन कौन से कर्म है उसके बारे में पूरी विस्तार से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समस्त भारतीय विधाओं का उद्गम स्रोत वेद थे। कवि तथा काव्य शब्दों के अनेक अर्थों तथा अनेक रूपों का प्रयोग वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं। अतएव भारतीय काव्य शास्त्र का उद्गम भी वेदों से माना जाता है, जिनकी रचना का समय ज्ञात नहीं है। वेदों की अपौर्णीय कहा जाता है। वेदों में काव्य शास्त्र के संकेत मिलते हैं, फिर भी काव्य शास्त्रीय चिंतन को व्यवस्थित रूप सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाटक शास्त्र में दिखाई पड़ती है। यानी कि नाटक शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, जिनका समय ईस्वी सन के प्रारंभ के आसपास माना जाता है। अब भारतीय काव्य शास्त्र का विकास के क्रम को जानेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र के विकास का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस लंबी अवधि को 6 काल में विभाजित किया जा सकता है। मतलब 2000 समय पुराना को 6 काल में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रारंभिक काल, अज्ञात काल से भमह तक, प्रारंभ से 600 विक्रमी तक। दूसरा, रचनात्मक काल, भामह से आनंदवर्धन तक, 600 से 800 विक्रमी तक। तीसरा, निर्णयात्मक काल, आनंदवर्धन से मम्मट तक, यानी 800 से 1000 विक्रमी तक। व्याख्या काल, मम्मट से पंडित राज जगन्नाथ तक, यानी 1000 से लेकर 1750 ईस्वी विक्रमी तक। पांचवा, हिंदी रीतिकालीन काव्य शास्त्र, 1700 से 1900 विक्रमी तक। छठा, आधुनिक काल, 1900 विक्रमी से अवधि वृत्ति, मतलब आज तक। प्रयुक्त काल विभाजन का समय सीमा निर्विवाद नहीं है, जिसमें परिवर्तन के अनेक विकल्प संभव है। यद्यपि व्यवस्थित अध्ययन के लिए यह काल विभाजन अत्यंत उपदेय है। प्रारंभिक काल, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रारंभिक सांकेतिक रूप वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होता है। वेद, उपनिषद तथा निरुक्तियों के अनेक विचार काव्य शास्त्रीय चिंतन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अकेले वेदों में ही 300 से अधिक बार कवि तथा काव्य से संबंधित अनेक शब्दों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। भरत मुनि का नाटक शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र का प्रारंभिक ग्रंथ है। फिर भी यह प्रौढ़ एवं विकसित विचारों के जन्मदाता है। रस संप्रदाय का प्रारंभिक सूत्रपात इसी ग्रंथ से होता है तथा काव्य शास्त्र से संबंधित प्रायः सभी विषयों के प्रारंभिक सूत्र किसी न किसी रूप में जिस ग्रंथ में उपलब्ध होते हैं, उनके प्रारंभ स्वरूप इस ग्रंथ का रचना के बाद काव्य शास्त्र विषय के निरूपण एवं खंडन मंडन की परिपाटी विकसित हुई है, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र का पर्याप्त विकास संभव हुआ। आचार्य भरत के बाद तथा भामह के पूर्व भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपराओं तथा उनकी कृतियों का विषय में निश्चित एवं प्रमाणिक जानकारी का अब तक अभाव है। ऐसा स्थिति में यही मानना सनिचिन है कि प्रारंभिक काल के प्रतिनिधि आचार्य भरत है तथा इस युग के प्रतिनिधि रचना उनकी नाटक शास्त्र है। नाटक शास्त्र नाम से यह नाटक से संबंधित ग्रंथ प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रारंभ में नाटक भी काव्य का एक रूप माना जाता है तथा नाटक और काव्य में कोई मौलिक अंतर नहीं है। मतलब नाटक और काव्य में कोई मौलिक अंतर नहीं है। भरत ने काव्य में रस अथवा भाव को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया था, जिसके साथ ही रस का निष्पत्ति
कैसे होती है, इस पर भी नाटक शास्त्र में महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। अस्थायी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस का निष्पादित होता है। इस प्रकार का सूत्र लेकर भरत मुनि ने रस से संबंधित विवेचना का मार्ग प्रस्तुत किया है। आचार्य भरत के अनुसार काव्य का उद्देश्य दुख, परिश्रम एवं शोक से संतृप्त जनों के लिए आनंद प्राप्त करना है। काव्य के अध्ययन अथवा नाटक के दर्शन में तल्लीन होकर पाठक या दर्शक कुछ क्षणों के लिए व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर जो आनंद मिलती है। काव्य के अध्ययन अथवा नाटक के दर्शन में तत्कालीन होकर पाठक या दर्शक कुछ क्षणों के लिए व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर जो आनंद प्राप्त होती है वही रस दशा तथा अलंकार गुण एवं अन्य रस की सिद्धि में सहायक होती है। काव्य के में रस की स्थिति कहाँ है? मतलब सबको सवाल होता है कि काव्य में रस की स्थिति कहाँ है, मतलब रस किसे कहेंगे? रस, काव्य में रस की स्थिति कहाँ है, सहानुभूति क्यों तथा कैसे होती है, इन प्रश्नों को लेकर भट्टलोलट, संकूट, पटनायक तथा अभिनव गुप्त प्रभृति आचार्य ने रस सिद्धांत का गंभीर विवेचन एवं विश्लेषण किया। इस प्रकार उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाद जैसे रस सिद्धांत की अनेक महत्वपूर्ण स्थान समय समय पर प्रस्तुत की गई। भारतीय काव्य शास्त्र का प्रारंभिक काल में रस सिद्धांत का प्रतिष्ठा हुई है। काव्य में रस और अर्थ की प्रमुखता दी गई है। अलंकार, गुण, रीति तथा अन्य रस की सिद्धि में सहायक माने गए हैं। काव्य का उद्देश्य लोक मंगल तथा आनंद बतलाया गया है। साधारणीकरण, दर्शन अथवा पाठक की रस दशा में तन्मय होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। काव्य तथा नाटक में अभेद प्रतिपादित किया गया है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया तथा रस के अवयव एवं भेदों के अनुरूपक किया है। नाटक का स्वरूप तथा अभिनव के संबंध में सूक्ष्म चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। दूसरा कालखंड में होता है रचना काल। इस काल में भारतीय काव्य शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ है। इस काल का उपलब्धियों को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, रस सिद्धांत की व्याख्या, रचनात्मक काल का है ये। दूसरा, अलंकारिक संप्रदाय की स्थापना और तीसरा, रीति संप्रदाय की विकास। पहला, रस सिद्धांत की व्याख्या। इस काल में भट्टलोल, संकुल तथा भट्टनायक ने रस का महत्वपूर्ण व्याख्या की। भट्टलोलट ने रस की उत्पत्ति काव्य की वर्णित मूल्य नायक में मानते हुए उत्पत्तिवाद का प्रतिपादन किया। संकुक के कल्पना होते भी वास्तविक जैसा अभिनय करने वाला सफल अभिनेता ने रस का अनुभव करते हुए अनुमितिवाद का प्रतिपादन किया। इन उभय व्याख्याओं से मित्र भट्टनायक के दर्शन अथवा सहृदय सामाजिक के अंदर रस की स्थिति बतलाते हुए भुक्तिवाद की निरूपण किया। दूसरा है ये अलंकार संप्रदाय की स्थापना। अलंकार संप्रदाय की स्थापना भरत के रस के सिद्ध सहायक तत्व के रूप में कुछ अलंकार का उल्लेख किया, किंतु भामा ने अपनी
काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में काव्यगत अलंकार की प्रमुखता प्रदान की है। उनके अनुसार अलंकार केवल एक काव्य का के शोभाकरण, बाहरी धर्म नहीं, अपूर्ति काव्यात्मक की अनुभूति काव्य है, जो रस अलंकार से उत्पन्न होते हैं। दंडी तथा उद्भव भट्ट जैसे आचार्य ने अलंकार के प्रतिष्ठा में योगदान किया है। अलंकार के महत्व देने वाला आचार्य के अनुसार अलंकार काव्य सौंदर्य का नियमरत होता है। काव्य की अन्य तत्व रस, रीति, अन्य गुण तथा स्वाभाविक कृति भी अलंकार में सम्मिलित है। रस और अर्थ से संबंधित अलंकारों में संख्या का निश्चित करना संभव नहीं है। शब्द और अर्थ के संदर्भ में योग करने वाला सभी भंगिमाएँ अलंकार है। इस कारण भामा ने जहाँ 38 अलंकारों का उल्लेख किया है, वहीं आगे चलकर उनकी संख्या बढ़कर 120 पहुँच गई है। अलंकार रहित काव्य ऊष्मा विहीन अग्नि के समान है तथा काव्यानंत की सिद्धि अलंकारों के कारण ही संभव होती है। तीसरा, रीति संप्रदाय का विकास। रीति संप्रदाय का विकास काव्य के प्रमुख तत्व के रूप में रीति शब्द का उल्लेख किया जाता है, किंतु 8वीं शताब्दी के अंत में आचार्य वामन ने रीतिमा काव्य कहकर रीति को काव्य का सर्वप्रमुख तत्व घोषित किया। अलंकार के काव्य को आत्मा मानने के लिए प्रकार का दुराहा दिखाई पड़ती है, जिसके कारण अलंकार को काव्य का प्राणभूत तत्व मानने के लिए आगे का आचार्य तैयार नहीं हुए। वस्तु सुंदर है तो अलंकार द्वारा सुंदरता प्राप्त होती है, किंतु कुरूप अथवा असुंदर रूप अलंकारों द्वारा भाग्य नहीं बन सकती। ऐसी स्थिति में अलंकार साधन ही प्रतीत है, साध्य नहीं। आचार्य वामन ने के गुण को महत्व प्रदान किया है और गुण के आधारित रीति को काव्य की आत्मा माना है, जिसके अनुसार विशिष्ट पत्र रचना रीति तथा पदमचना की विशिष्टिया गुण का अभिलंबित होता है। वैदवी, गौड़ी तथा पांचाली रीतियों के साथ ही मध्य, ओज एवं प्रसाद युग का संबंध करके रीति काल के काव्य ब्रह तथा अतिरिक्त रूप प्रकार के दो तत्वों को रीति शब्द के अंतर्गत समाविष्ट कर दिया गया है। रीतिवादी काव्य आचार्य का वामन के अतिरिक्त रुद्र, भोज, मम्मट और रूपक आदि के नाम से उल्लेखनीय रुद्राट, भेज, मम्मट और रूपक आदि उल्लेखनीय है। रीतिवादी आचार्य के प्रमुख मान्यता एवं अनुसार की काव्य होता है जो विशिष्ट पदरचना में निहित है या निश्चित रूप में गंभीर होते हैं। रचना में ऐसी गुण का समांतर काव्य की परिरांग उत्पादन उपकरण रूपक तथा कोमल वृत्तियाँ की रचना है। काव्य के गुण तथा अलंकार तत्व नहीं। ऋणात्मक काल, जब ये काल है, यह काल भारतीय काव्यशास्त्र के
हुआ है। इसमें प्रमुख दो नए संक्रमण विकसित हुए हैं जो शनिवार को सांप्रदायिक कहा है, जो ध्वनि संप्रदाय तथा वक्रोक्ति संप्रदाय माने जाते हैं। 19वीं की शताब्दी में आनंदवर्धक ने रस, अलंकार तथा रीति आदि की पारंपरिक विवेचना से दूर हटकर शब्द का अर्थ से भिन्न अर्थ नामक तत्वों को बोध में काव्य का विवेचना करता है। उनके अनुसार शब्द का भीतर में निश्चित एवं रूप अर्थ की अतिरिक्त जो विशिष्ट काव्यार्थ संबंधित होता है वही काव्य का सार सर्वस्व अलंकार तथा ध्वनि के विशिष्ट से रूप ध्यान युक्त ध्वनि काव्य है। सर्वाधिक ध्वनिकार के अनुसार गुणीभुक्त काव्य है। माध्यम तथा चित्रहार सबसे निकटतम काव्य रूप है। काव्य से श्रेष्ठ काव्य ध्वनि की साधना में अपनी कवित्व शक्ति का प्रयोग होता है। कवित्व शक्ति का प्रयोग होता है। सिद्ध सिद्धांत एवं प्रचार को रस के नवीन व्याख्या ध्वनिहार में स्वयं ध्वनि तथा रस में पर्यायवाची बताया है। ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख मान्यता के अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है। प्रेरणा अथवा ध्वनि होने वाला विशिष्ट अर्थ ही ध्वनि है। अलंकार, गुण, रीति तथा अन्य सभी तत्व ध्वनि के साधन है। वस्तु और अलंकार दोनों में पर्यायसान रस में होते हैं, इस कारण उस रस महत्वपूर्ण है। 10वीं शताब्दी के में आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति का काव्य की आत्मा बदलते हुए रस, रीति, गुण अथवा अलंकार आदि का उनके अतिरिक्त विशिष्टित रूप किया। उनके अपने रूढ़ अर्थ से भिन्न नवीन एवं विशिष्ट अर्थ का घोतक होता है। काव्य सर्वदा वाक्य प्रकार तथा निबंध आदि अनेक स्तर पर वक्रोक्ति का काव्य स्वरूप को प्रभावित करता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रमुख संस्थापनाओं के अनुसार काव्य की आत्मा वक्रोक्ति तथा काव्य कर्म कौशल्य है। यद्यपि अलंकार काव्य के मूलभूत तत्व है, यद्यपि सर्वभाविती एवं रसवृत्ति अलंकार होते नहीं। कवि कर्म में अलंकार अथवा अलंकाय का भेद है। काव्य में शव्य परंपरा एक आवश्यक है, इसीलिए वस्तु तथा शिल्प दोनों की स्तर पर वक्रोक्ति महत्वपूर्ण है। व्याख्या काल में है। भारतीय काव्यशास्त्र के विकास का चतुर काल व्याख्या काल माना जाता है। इस काल में काव्यशास्त्रीय विचारों की परिभाषा एवं व्युत्पत्ति किया गया है। इस प्रयास में आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ से लेकर पंडित जगन्नाथ तथा अनेक आचार्य ने किया है। मम्मट, रूपक, विश्वनाथ तथा हेमचंद्र आदि आचार्य के नाम पर ध्वनि की व्याख्या की। वही शरणदाता, भरत भानुदत्त और रूप गोस्वामी आदि ने रस की को एक ऐसी नवीन स्वरूप प्रदान किया है। पंडित राज जगन्नाथ के भिन्न मतों की व्याख्या करते हुए नए दृष्टिकोण से अलंकारों की परिभाषा किया है। इस समय चंद्रशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना करके कवि शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। इस काल में विभिन्न विद्वानों
सिद्धांतों का समन्वय व्याख्या के लिए अद्वैत संप्रदाय का उदय हुआ। अद्वैत संप्रदाय के प्रतिपादन आचार्य क्षौमेंद्र ने 9वीं शताब्दी से उत्तरी के अलंकार, रीति तथा गुण आदि का महत्व स्वीकार करके उस बात पर जोर दिया कि औचित्य से ही सौंदर्य का उत्पत्ति होता है। प्रत्येक वस्तु अपने विचार स्थान पर ही समुद्र प्रदोत होता है। साथ ही कानन चरण में कभी भी शोभाकरण नहीं हो सकता है। अतएव जहाँ इस गुण की अपेक्षा होती है वहीं वह गुण श्रेयस्कर एवं उपयुक्त होता है। इसी प्रकार अलंकार शोभाकरण काव्य है, किंतु आवश्यक अलंकार का बोझ व्याख्या सौंदर्य का नष्ट कर देता है। क्षौमेंद्र ने पद व्याख्या, प्रबंधक, गुण, अलंकार, रस, क्रिया तथा कारण आदि औचित्य के 27 पदों का उल्लेख करने की औचित्य के अंतर्गत सभी सिद्धांत का समन्वय का प्रयास किया। हिंदी रीतिकालीन काव्यशास्त्र। मध्यकाल में आधुनिक अर्ध आर्य भाषाओं के विकास तथा इसकी प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन के कारण साहित्य, काव्य एवं काव्यशास्त्र की हास में चित्र दिखाई पड़ने लगी है तथा हिंदी में रीतिकालीन अनेक काव्य में संस्कृत काव्यशास्त्र में आधार पर हिंदी के लक्षण की रचना की है। इस आचार्य में केशवदास, चिंतामणि दास, मोतीराम, कुलपति मिश्र, देव सुरती मिश्र, सोमनाथ रसलीन, भिखारीदास और पद्माकर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में भारतीय काव्यशास्त्र नितांत के चिंतन नवीन क्षितिज का विकास हुआ है। भारतेंदु युग में प्रारंभ करके आज तक विकास यात्रा में विभिन्न समीक्षक संप्रदाय एवं मूल्यांकन का पूर्ण मूल्यांकन तथा तुलनात्मक विवेचन की दिशा का उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इस साथ ही विश्व की दूसरी भाषाओं में उपलब्ध विभिन्न काव्यशास्त्र के मतानुसार भारतीय काव्यशास्त्र के व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करने की गंभीर प्रयास किया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवरस शर्मा आदि का उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में विभिन्न स्रोत के माध्यम से काव्यशास्त्र के नया आयाम हुए हैं। समीक्षकों एवं काव्यशास्त्र के चिंतन की दृष्टि से आधुनिक काल विशेष महत्वपूर्ण है। ये थे भारतीय काव्य